गुड मॉर्निंग फ्रेंड देखते हैं टेंस। दोस्तों टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए, क्योंकि ये 6 से लेकर के आप यूँ कहे तो 1 से लेकर के हम पढ़ते जाते हैं इंटर तक, फिर भी ये समझ में नहीं आता है, भूल जाता है बहुत जल्दी। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसका जितना भी पार्ट बनेगा, ये पार्ट 1 है, इसको पूरा देख लिए तो आपको ज़िंदगी भर टेंस नहीं भूलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आइए आज पहला पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से बताएंगे, आपको एग्जांपल दे दे के इतना बेहतरीन तरीके से कि आपको टेंस का डर ही ख़त्म हो जाएगा। तो टेंस टेंस आपको पता है, टेंस के मान लीजिए कोई पिता है टेंस, उसके 3 बेटे हैं। तो इसके 3 बेटे कौन है? एक प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। कोई ये पिता है जिनके 3 पुत्र हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। पहला का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरा का पास्ट टेंस, तीसरा का फ्यूचर टेंस। अब इस पिता के 3 बेटे के ना 4 बेटे होते हैं। इनके 4 बेटे जैसे सब एक ही जैसे होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र, प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखेगा तो आपको घबराना नहीं है। दूसरा हो जाएगा, ये पी से मैं प्रेजेंट को दिखा रहा हूँ तो पूरा नहीं लिखे, मैं बस पी लिखा हूँ, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं ना। अभी पास्ट है, फ्यूचर है, तो पहले प्रेजेंट देखते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट के कितने पुत्र? 4 पुत्र। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी टेंस होगा। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं शॉर्टकट में नाम लिखा हूँ, जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे पूरा नाम लिख दूँगा। तो ये इस तरह होता है। इसी तरह ये पास्ट का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ फ्यूचर का भी देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये फ्यूचर का भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सबका एक ही होता है, आप एक याद रखेंगे सबका उस तरह से। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो एक से इस यहाँ से आप चारों याद कर सकते हैं, 4 इसके 4 इसके 4 इसके, यानी 12 टेंस होते हैं। तो टेंस का मतलब होता क्या है दोस्तों? टेंस मतलब काल। इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो काल हो जाएगा। काल, एक और बात भाषा बोलूँ तो समय, यानी ये समय को बताता है। और ये जो टेंस है ये चारों, ये हमें बताते हैं ना कि काम कब हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस रूप में। जैसे कल खाना खाया, परसों खाना खाया, इस तरह से पास्ट में काम हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है, ये चीज़ें हमको यही दिखाती हैं। जैसे मैं कल खाना गया, परसों मैं गया घूमने, इस तरह से जो भी चीज़ें आएंगी ना, ये चीज़ें दिखाती हैं, ये चारों बताती हैं कि काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये तो हमारा काल है, समय है, समय। आइए हमको बताती हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों सबसे पहले हम ये 4 टेंस से आपको 12 टेंस से बता दिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों, ये 4 पार्ट है ना, इन चारों पार्ट को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद से फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल टेंस भी बोलते हैं कभी कभी, तो इससे घबराना नहीं है आपको। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान सबसे पहले जरूरी होता है, टेंस को पहचानना। अगर आप टेंस को पहचान जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप टेंस बना लेंगे। बनाना बहुत आसान होता है। जैसे पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? पहचान है जिसके लास्ट में, वाक्य के लास्ट में ता है, ती हूँ, ती है, ती हो, ते हो, ता हूँ, इस तरह से आता है ना, तो हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान आप कभी मत भूलिएगा। पहचान यदि दिमाग में रहा तो आप टेंस पकड़ लेंगे, टेंस जब पकड़ लेंगे तो बनाना तो बच्चों का खेल है। तो जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ता हूँ, लास्ट में ता हूँ आ रहा है ना दोस्तों। ता हूँ तो आप सीधे देख रहे हैं, रूल था हमारा क्या? ता है, ती हो, ता हूँ, तू, ऐसे था। तो लास्ट में ता हूँ, यानी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो प्रेजेंट इसमें थोड़े से रूल हैं। जैसे एक मैं आपको सूत्र बताता हूँ कैसे बनता है। इसका सूत्र होता है जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये वर्ब क्या होता है दोस्तों, वर्ब के फॉर्म होते हैं। जैसे जैसे वर्ब होता है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आपको, जिस वर्ब नहीं पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए वर्ब क्या होता है, वर्ब जैसे मान लीजिए गो हो गया, गो, वेंट, गॉन, ये थर्ड फॉर्म होता है। पहले में गो होता है, दूसरे का वेंट होता है, तीसरा। इसी तरह प्ले होता है, प्ले हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, PLAYED, थर्ड में भी प्लेड होता है, PLAYED। तो ये फॉर्म होता है दोस्तों। जैसे डू हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड में हो गया डीड, और थर्ड में होता है डन। तो ये फॉर्म होते हैं। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्म याद करना पड़ेगा। और इसमें अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये मैं लिखा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट वो होता है ना जो काम को करता है। जैसे मैं, यहाँ पे मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, मैं ही काम करूँगा। अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो ऑब्जेक्ट। देखिए इंग्लिश में उल्टा होता है। इंग्लिश में कभी भी सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। अंग्रेज जब हम टेंस बनाते हैं तो वर्ब आगे आता है, तब ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। तो यहाँ पे इसमें देखिए सब्जेक्ट का मैं हो गया, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता हूँ तो मैं क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई वस्तु भी ले सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं जिस पे काम हो रहा है। किसी वस्तु पे जब काम हो रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी के ऊपर काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब होता है क्रिया, किसके द्वारा क्रिया हो रहा है, पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना एक क्रिया है ना, एक काम है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों। एक चीज़ और इसमें है, देखिए इसमें क्या होता है ना, सिंगुलर प्यूलर आप पढ़े होंगे। जैसे सब ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब होता है ना, वर्ब, ये गलत लिख दे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब में ना दोस्तों सिंगुलर है प्यूलर है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं ना, यस या ईएस जोड़ते हैं। अब यस ईएस कहाँ जोड़ते हैं, जैसे सिंगुलर होता है, सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन। जब कोई इंसान, इसमें एक अकेला आदमी रहेगा ना, उसके साथ हम हमेशा यस या ईएस लगाएंगे। अब प्यूरलर, प्यूरलर मतलब होता है बहुवचन, तो बहुवचन आएगा तो इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे जैसा रहेगा। सिंगुलर में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यस या यस लगाना ही पड़ेगा। तो इसके एक और चीज़ होता है इसमें, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। पहला में थोड़ा सा रूल है, जैसे पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये तो वर्ब होता है ना, वर्ब में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है। जैसे एक पर्सन भी होता है, तो पर्सन में भी है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये थोड़ा सा रूल है। जैसे फर्स्ट पर्सन में देखिए दोस्तों, आई वी आता है। जब आई ना होता है एक वचन, सिंगुलर होता है, लेकिन इसमें कभी ईएस मत लगाइएगा, ये अपवाद है। वी भी होता है एक वचन, एक वचन। जब कभी आई या वी आ जाए तो आप इसको सिंगुलर दिखाई देता, लेकिन ये होता नहीं सिंगुलर। इसमें यस और ईएस हम कभी नहीं लगाएंगे। दूसरा होता है यू, यू भी हमेशा क्या है, ये प्लूरल में आता है, तो इसमें भी हम यस नहीं लगाएंगे। अब आता है थर्ड पर्सन, ही सी इट, ये जहाँ दिखा, ही मतलब वह, सी मतलब लड़की के लिए, तो इसमें हम यस या यस लगाएंगे। दे हमेशा बहुवचन होता है, तो दे में हम यस नहीं लगाएंगे। जैसे आइए दिखाते हैं हमको। जैसे देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये अंग्रेजी में जब बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर हो जाता है। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर होता है। बस ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह वर्ब आ जाएगा, वर्ब के जगह पे ऑब्जेक्ट, इतना ही चेंज होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं, तो इसमें क्या आई हो जाएगा। आई अभी बताएं कि आई के साथ कभी यस यस नहीं लगता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई, पढ़ाना के क्या होता है दोस्तों, टीच होता है। तो इसमें टीच ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब है, वर्ब, तो टीच हो जाएगा। आई टीच, टीच माना पढ़ाना,
अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश। अब देखिए इसमें चेंज हो गया। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये था, वर्ब। अब इसमें क्या है, वर्ब यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया और सब्जेक्ट वही के वही रहा। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता। अभी बहुत सारे, आइए और एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, बेहतरीन एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे अब यहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, वह गाना गाती है, लास्ट में क्या ती है, तो ती है तो आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे। वह गाना गाती है तो वह कोई लड़की है तो सी होगा ना, सी लड़की के लिए हमेशा सी यूज होता है, सी। अब एक वचन है, अभी हम बताएं कि सी ही इट आएगा तो हमेशा यस या यस हम वर्ब में लगा देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह हो गया और अब ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह गाना गाती है, सी सिंग्स, यस आई एन जी यस, ये गाना गा रही है ना, सिंग्स, ये वह गाना गाती है तो ही सिंग्स सॉन्ग, ऐसे बनेगा। ए सॉन्ग एक बच्चा, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ऐसे बन जाएगा। फिर से दूसरा, वे बाजार जाते हैं तो बाजार वे, तो इसमें बहुवचन दिख रहा है तो दे गो टू द मार्केट, ऐसे बना सकते हैं। दे के साथ कभी यस यस नहीं लगता है वर्ब में। तो दे गो माने जाना, टू द मार्केट माने बाजार जाना, वे बाजार जाते हैं। वैसे जैसे मीरा खाना पकाती है, तो यहाँ पे देखिए मीरा एक वचन है, मीरा अकेली कोई लड़की है जो खाना पका रही है, तो क्या हो जाएगा, इसमें यस लगेगा वर्ब के साथ। वर्ब के साथ क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगेगा। जैसे मीरा, तो हम मीरा लिखेंगे यहाँ पे, मीरा। पकाना के क्या होता है दोस्तों, ये पका रही है ना, वर्ब है, क्रिया किस पे हो रहा है, पकाना मतलब काम करना का क्रिया करते हैं, तो पकाना, तो क्या हो जाएगा, कुक्स होता है, कुक हो जाएगा, कुक माने पकाना। और इसमें क्योंकि एक वचन है तो इसमें हम क्या लगाएं, यस लगाएंगे, कुक्स फूड, खाना क्या हो रहा है, फूड, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इजी है। राम और रोहन, अब इसमें दो लोग आ गए, ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में कभी ईएस लगाना ही नहीं, तो राम एंड रोहन, रोहन नाचते हैं, राम एंड रोहन डांस, बस इतना आपका हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब इसके निगेटिव भी होते हैं, निगेटिव देखना, जैसे वह गाना नहीं गाती है, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो इस तरह से कि इसका निगेटिव होता है। निगेटिव और इजी है, तो आज ये दिखाते हैं इसका निगेटिव, देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, हर चीज़ का निगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अब इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसमें मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं हो गया, मैं मेरे द्वारा काम हो रहा है। अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है कि वो कोई वस्तु है, और ये पढ़ाना क्या है, क्रिया है, मतलब ये क्रिया हो रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट कहें। तो इसमें एक छोटा सा रूल है दोस्तों, जैसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो ऐड करता है किसी चीज़ को, उसके बाद से नॉट लगा देंगे, उसके बाद से फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में जैसे उसमें एक वचन था, कोई एक अकेले था, तो क्या लगाते थे, यस या यस लगाते थे, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब निगेटिव आएगा तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, डू या डज का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एक वचन है यानी कोई अकेला आदमी है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, और जब प्लूरल है, बहुवचन है, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो मैं हमेशा दिखता एक वचन है लेकिन वो होता नहीं एक वचन है, तो आई के साथ, आई जहाँ आएगा उसके साथ कभी डज मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये दिखता है, वी के साथ भी आपको डज नहीं लगाना है, हमेशा डू लगेगा। ये अपवाद होती हैं कुछ, ये दिमाग में रखिएगा। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या क्या हो जाएगा, आई। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, सॉरी ये निगेटिव ना है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो मैं अकेला है, लेकिन ये दिखा रहा है अकेला हूँ, लेकिन हमेशा आई के साथ डू का ही प्रयोग होगा।
तो आई डू ये हेल्पिंग वर्ब इसी को बोलते हैं। डू या डज को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब एक वचन दिखाएगा तो हम डज लगा देंगे, बहुवचन आएगा तो डू लगाते। तो ये आई दिखता है एक वचन है लेकिन होता बहुवचन है। तो आई डू हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो आई डू नॉट। और टीच, पढ़ाना के क्या होता है? टीच, TEACH, टीच। और क्या नहीं पढ़ा रहा? इंग्लिश। मैं इंग्लिश आई डू नॉट टीच इंग्लिश ऐसे लगाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे मान लीजिए वह गाना नहीं गाती, यहाँ पे मैं लगा वह गाना नहीं गाती है। तो सी हमेशा एक वचन है तो ही डज लगेगा। सी डज नॉट सिंग। अब इसमें खाली सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, इसमें यस सी डज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। तो कुछ इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में एग्जाम्पल के बाद मैं बोला था। तो जैसे पहला देखते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, आई के साथ हमेशा डू लगेगा। तो आई डू नॉट हेल्पिंग वर्ब। ये आप फार्मूला याद रखेंगे ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में डू या डज। अभी दिमाग में रखिएगा, सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगेगा, एक वचन के साथ डज, अकेला आदमी रहेगा तो डज, और दो लोग होंगे या दो से अधिक होता तो डू। फिर उसके बाद से नॉट लगा देंगे, फिर क्रिया लगा देंगे वर्ब, तब ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो जैसे आई डू नॉट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट। अब इसमें ये नहीं दिखाएगा क्या नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, बस नहीं खाता हूँ, हो गया आई डू नॉट ईट। अब देखिए, अब दूसरा है, हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग तो ज़्यादा हो गया ना, तो हम लोग, वी के साथ हमेशा डू लगेगा। तो वी डू नॉट रीड। कितना आसान है, रीड। इसी तरह ये देखिए, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तू यू है ना, ये यू हमेशा दिखता है अकेले लेकिन होता है बहुवचन है। तो यू का क्या हो जाएगा? यू, तुम। तो यू डू नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है। यू डू नॉट गो टू, अरे जाना ना, तो जाना का क्या होता है? गो हो जाता है। टू, गो के साथ हमेशा टू लगता है। यू डू नॉट गो टू स्कूल। चौथा देखते हैं, मेरी गाय दूध नहीं देती। मेरी गाय, यहाँ पे थोड़ा दिमाग में रखिएगा दोस्तों, मेरी गाय दूध नहीं देती है। तो माई, यहाँ पे मेरी अकेले हो गया, तो मेरी गाय दूध नहीं देती है। तो माई काऊ डज नॉट, यहाँ पे डज लगाएंगे क्योंकि मेरी हमेशा एक आदमी को दिखा रहा है, मेरी यानी मेरी। माई काऊ डज नॉट देने का क्या होता है? गिव होता है। माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क। माई काऊ डज नॉट गिव माने देना, मिल्क माने मेरी गाय दूध नहीं देती। पांचवा क्या है? राम नहीं पढ़ता। राम अकेला है, तो राम डज नॉट, क्योंकि अकेले दिखा रहा है ना तो डज लग जाएगा। राम डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है। राम डज नॉट नहीं पढ़ता तो रीड। राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है, सिंपल। अब वीडियो लंबा हो जाए, इसके बाद हम और प्रश्नवाचक चिन्ह देखेंगे।